Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, so Good Good morning. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. So कैसा चल रहा है क्लासेस? मज़ा आ रहा है टेक्स और लाइक इलेक्टिव है तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है क्या? Is that my voice is audible? सर मार्जिनल रिलीफ आप एक बार दोबारा करवा दीजिए. Right. आपको स्क्रीन आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर. राइट. हम लोग एक बार मार्जिनल रिलीफ का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. Say my total income is rupees 1 crore 2 lakh. Find net tax liability. यार प्लीज़ एक बार सबको रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि वो ज्वाइन कर ले एज विद इन नेक्स्ट 4 और 5 मिनट्स में, अदरवाइज आई वॉन्ट अलाउ एनी वन. एक बार आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल पाएंगे इसकी? आप लोग एक बार ट्राई कीजिए. 2-3 मिनट में हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में.
जी के कृति, आपने ये 1.1 करोड़ 2 लैक्स पे करा है, राइट? आगे इसमें मार्जिनल रिलीफ वगैरह लगाइए एक बार। सर क्या? इसमें मार्जिनल रिलीफ लगेगा। दो वैल्यू हम लोग 1 करोड़ पे कैलकुलेशन करते हैं, ओके सर। राइट? याद है? यस सर। ठीक है। किसी और का कुछ नहीं आया? सर इसमें हमें मतलब 1 करोड़ की ही निकालनी है क्या? आई मीन पूरा क्वेश्चन करना है या सिर्फ 1 लाख? मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालोगे आप? कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने आई बिलीव 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स निकाल लिया होगा। वो कोई मुझे बता पाएगा? वो बता दीजिए आप लोग। सर आफ्टर सरचार्ज 33,03,375 33 लाख 3,375। 3,375 किसी का किसी में अलग आ रहा है क्या? नहीं नो सर, सर, मानसू सॉरी, सर सेम सेम आ आ रहा रहा है। सेम। Same. अब मुझे 1 करोड़ पे बता दीजिए कितना आ रहा है टैक्स प्लस सरचार्ज ऑफ 10%। 32 लाख 3,000 32 लाख 3,000। 34,375। तो फिर मार्जिनल रिलीफ आ ही नहीं रहा इसमें। सर ये नहीं है 30 तो ये नहीं है। 30,93,750। यस सर। कैन यू जस्ट रिपीट वंस? So 30,93,750. 30,93,750। Yes, sir. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? सो 2,09,625। 209,625। यस सर। Minus 2 lakh. ओके,
So marginal relief 9625. मार्जिनल रिलीफ 9625 आ रहा है। Yes. इनकम अपनी 2 करोड़ रुपए, तो मार्जिनल रिलीफ 9625 आ रहा है। अब मुझे इस क्वेश्चन को समझाना है आपको। मुझे ये बता दीजिए किस किस को प्रॉब्लम है अभी मार्जिनल रिलीफ वाले कॉन्सेप्ट में। बहुत सिंपल सा करना है, हमें टैक्स निकालना है 1 करोड़ 2 लाख पे। मैं आपके सामने निकालने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। पहले आता है 12,500, फिर आता है 1 लाख रुपए, और देन क्या आता है अपना जो भी अपना 1 करोड़ 2 लाख, मतलब 92 लाख का 30%। एक बार कृति आप बताएंगे फिगर क्या है? So जो normal rate है 92 लाख का 30%, sir 27,60,000. 27,60,000। तो ये सब मिला के कितना बैठ जाता है? 2860, 872,500. 2872,500, 2872,500, राइट। Yes sir. अब इसके ऊपर हमें सरचार्ज कितना लेना है? 15%। एक बार बता दीजिए फिगर क्या है? 4,30,875. 4,30,875। यहाँ तक बताइए किसी को कुछ भी इशू हो रहा हो तो? किसी को कोई इशू है यहाँ तक? राइट। अब हम इसमें 1 लाख तक हम लोग देखेंगे। 12,500 प्लस 1 लाख प्लस अपना 90 लाख का 30%, 9 3 से 27, मतलब 27 लाख। तो ये हो गया 28,12,500। उसके बाद सरचार्ज आ गया इस पर 10%, 28,1250। एक बार कृति टोटल बताइएगा। Sir 30,93,750. 30,93,750। मुझे लगता है हम ये वाली फिगर यहाँ पुट कर देंगे जो हमने निकाली है, और ये वाली फिगर आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपका इन दोनों से कंपैरिजन करके आप ए माइनस बी कर लेंगे, तो आपके पास ये फिगर आएगी। देन आप ये देखेंगे कि 1 करोड़ से ऊपर कितना था, राइट। तो ये हमारा 2 लाख रुपए बढ़ रहा था, जबकि ये 2,09,000 रुपये बढ़ रहा था। तो मार्जिनल रिलीफ कितने का आ गया? 9625। अब हम जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होंगे तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? मार्जिनल रिलीफ की फिगर थी 9,000 समथिंग ना, Sir 9625. 9625। अब आपने टैक्स निकाल लिया होगा पूरा 1 CR पे, जो हमने निकाला था ऊपर 33 लाख 3,375। लेकिन हम लोग सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। 28,72,500 टैक्स ऑन 1 करोड़ 2 लाख। 28,72,500। और एक बार सरचार्ज की भी फिगर बता दीजिएगा मुझे। सरचार्ज एट द रेट 15%, So 4,30,875. 4,30,875। 875. Yes. 875, राइट। ये हमारा आ जाता था 33 लाख 03375. 03375। इस ये निकालने के बाद हम लोग इसमें से क्या करते थे? Marginal relief मार्जिनल रिलीफ माइनस करते थे, विच वाज आवर 9625. 9625। तो ये कितना आता है हमारा? 32,93,750. 32 93,750.
93,750 राइट, मार्जिनल रिलीफ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर? 4% health and education. राइट, 131,750. 130 131,750. 131,750, ये टोटल कितना आ जाता है? Sir, 34,25,500. 34,25,500। बताइए इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो? किसी को है कोई प्रॉब्लम? कोई बोलता है कि एक बार रिपीट करना है इसे? राइट, ये आ गया हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स। सर एक बारी मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कैसे किया वैसे बता दो, ऊपर वाला टर्म। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ क्लास ना टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स पेबल। सी हम लोगों ने क्या करा, मार्जिनल रिलीफ के लिए हम लोगों ने अपनी एक फिगर ली थी 1,02,00,000 की। जिन्होंने, जो लोग वापस नहीं समझ पाए हैं वो एक बार वापस देख ले। हमने अपना टोटल इनकम लिया था 1,02,00,000 का। उस हिसाब से हमारे पास हमें स्टेप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करते हुए ये वाले स्टेप्स फॉलो करना है कि टैक्स प्लस सरचार्ज 15%, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज ऑफ 10%, क्योंकि हम अपना टोटल इनकम 1 CR रखने वाले हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो इंक्रीज इन टैक्स आ जाएगा ड्यू टू टोटल इनकम बिकमिंग मोर देन 1 CR। उसके बाद हम देखेंगे कितना हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड 1 CR। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ वो आ जाएगा। तो अब एक बार बता रहा हूँ मैं, 1,02,00,000 था, 2.5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट, 2.5 से 5 में 12,500 रुपये बैठता है हमारा। उसके बाद 1 लाख रुपये बैठता है 5 लाख से 10 लाख वाले स्लैब में। उसके बाद जब 10 लाख से आप 1,02,00,000 की तरफ जाएंगे तो आपका 92 लाख बचता है। अगर आप 1.2 करोड़ से 10 लाख माइनस करेंगे 92 लाख बैठता है। उसका 30% लेंगे बिकॉज इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट स्लैब रेट 30% है, तो 27,60,000 आ गया। इन तीनों को आपने जोड़ा, आपका आया 28,72,500। फिर उसमें आपने सरचार्ज ऐड किया 15% का, 430,875 आया। एंड देन इसे आपने टोटल किया 33,03,375। देन आपने 1 CR पे इनकम निकाला। पहले 0 हो गया, फिर 12.5, फिर 1, फिर जो 90 लाख बचा, 10 लाख से 1 CR की तरफ जाने में 90 लाख बचा, उसका 30% 27 लाख हो गया। इन सबको आपने ऐड किया तो आपका आता है 28,12,500 प्लस 10% किया आपने तो 281,250 आता है। इन दोनों को ऐड किया 93,750 आता है आपका। ये आपने माइनस किया, आपके पास इंक्रीज इन टैक्स आ गया ड्यू टू टोटल इनकम बिकमिंग मोर देन 1 CR, 2,09,625 रुपये। उसमें से आपने अपना इनकम जो 1 करोड़ से ऊपर बढ़ रहा था वो 2 लाख माइनस किया है। फिर आपका आता है 9625, दैट इज योर मार्जिनल रिलीफ। अभी बताइए, रिपीट करना है मुझे वापस। किसी को कोई इशू है? चले आगे। Yes, sir. राइट, सो आज हम लोग एक नया ही
मयंक, अगर आप कल से टाइम पे नहीं आए, आई वॉन्ट अलाउ, आई एम टेलिंग यू। Sorry, sir, it's my last time. सो हम लोग अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ पोर्शन बाकी था हमारा। बेसिकली आपको रेसिडेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो एक रेसिडेंट होता है और एक होता है नॉन रेसिडेंट। इसमें आई बिलीव आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों ने रेसिडेंस की कंडीशन क्या क्या देखी थी, हम लोग जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्पेशल केसेस में बात नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज या मोर स्टे इन इंडिया है आपका, तो आप रेसिडेंट होंगे। या फिर प्रीवियस ईयर में आपका स्टे है 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 डे है, स्टे इन इंडिया एंड फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में टोटल स्टे इन इंडिया है आपका कितना है? 365 डेज और मोर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए एक बार। कोई कुछ भी पूछना चाहता हो, अदरवाइज ना टैक्स ऐसा है कि मतलब टारगेट आप सोच के आओ वो पूरा हो ही नहीं सकता फिर। तो ये हमारा नॉर्मली था सेक्शन 6(1) की कंडीशंस, जहाँ पर आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिसाइड होंगे। अगर आप इफ नॉट सेटिस्फाइड तो आप क्या बन जाएंगे? नॉट सेटिस्फाइड तो आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। treated as NR। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस कंडीशन की। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा वो एक बार बता देता हूँ। जब आप सेक्शन 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तब आप आएंगे इधर क्या डिटरमाइन कराने कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, दैट इज ROR है, और दूसरा आप डिटरमाइन कर पाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। इसका रेलेवेंस क्या होगा वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा। पहले एक बार ये वाली कंडीशंस देख लेनी है। क्रक्स अभी लिखा हुआ है मैंने, अभी पहले एक बार अच्छे से समझाने के हिसाब से बता रहा हूं आपको। पहले हम लोग RNOR की कंडीशन देख रहे हैं। इसकी अगर इफ एनी कंडीशन सेटिस्फाई पर्सन विल बिकम रेसिडेंट। mark my words, here it is any condition। सो पहली कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल का स्टे है, इंडिविजुअल स्टे लेस देन इक्वल्स टू 729 days इन इंडिया फॉर
7 immediately preceding previous years, या फिर आप एनआर हैं, इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 9 ईयर हैं आप। एटलीस्ट को मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ। आप एनआर हैं फॉर एटलीस्ट that is greater than equals to 9 years out of 10 year, out of 10 preceding, immediately preceding previous year। अब जरा इसका क्रक्स एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? कोई बताएगा हमारे लिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2022 2023 राइट, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2021 2022 राइट। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि इन इंडिया फॉर 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 को छोड़कर आपको 2021 से पहले जाना है। दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22 को छोड़कर, आई मीन लाइक दिस इज 21-22 को छोड़कर आपको जाना है प्रीवियस ईयर 20-21, आपको जाना है प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 15-16 एंड 14-15। राइट, ये अपने हो गए पीरियड। आप इन सारे ईयर्स में मिलाकर इंडिया में टोटल 729 दिन या उससे कम रहे होने चाहिए, तो आप RNOR बनेंगे। या अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए एटलीस्ट 9 ईयर्स में आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दैट इज ये वाला भी ईयर अपना 20-21 से शुरू होगा और 14-15 से और पीछे तक चला जाएगा। मतलब अगर मैं इसे एक शॉर्ट तरीके से लिखना चाहूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि आप रेसिडेंट होने चाहिए in 2 years out of 10 immediately preceding previous year में। कुछ आ रहा है समझ? मैं अब एक बार अच्छे से बताऊंगा। अभी एक बार अगर ये कंडीशन समझ आ रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार पूछने की कोशिश करता हूँ आपसे। से मिस्टर राम, मिस्टर जैकलीन है, मिस जैकलीन फर्नांडिस है एंड शी इज़ अ रेसिडेंट क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर में 182 दिन वो रही हैं। राइट, शी इज़ अ रेसिडेंट। डिटरमाइन हर ROR और RNOR स्टेटस, हर टोटल स्टे इन इंडिया फ्रॉम प्रीवियस ईयर 20-21 टू प्रीवियस ईयर 14-15
to previous year 14 15, this is say 740 days. So what will be your answer? You'll say, sir, she'll be resident, right? Because she is staying more than 729 days. So she will be resident, ordinarily resident, ROR. What if her stay from previous year 2021 to previous year 14-15 is less than 729 days, but she is resident for 2 previous year out of 10 immediately preceding previous years. बताइए इसका क्या आंसर होगा? RNOR. RNOR. रीजन बताइए. सर बिकॉज एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो RON होगा. राइट. तो मैं अब इसका क्रक्स बताने के लिए जा रहा हूं आपको कि आपको याद कैसे रखना है. सी हम लोगों ने यही लिखने की कोशिश करी थी, एक पूरे पेज पे ही कवर्ड होने करने का कोशिश किया था. लाइक ये है, अगर आप रेसिडेंट हैं अंडर सेक्शन 6(1), वो क्या था 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर. दूसरा क्या था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डेज प्लस क्या था 365 डेज और मोर इन 4 immediately preceding previous years. ठीक है. मेन क्रक्स आपके सामने है. इंडिविजुअल से स्टे करता है हमारे यहाँ, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, तो बिकॉज हम 729 डेज पे RNOR मान रहे थे, लेकिन अब वो 730 डेज स्टे करेगा तो वो रेसिडेंट हो जाएगा. एंड इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में. राइट. दूसरा कंडीशन 2 क्या है? इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 और मोर ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स में. ठीक है. अब RONR के लिए अगर आपको ROR होना है तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कंडीशन 1 भी कंडीशन 2 भी. और अगर आपको RNOR होना है तो और शॉर्ट में मैंने लिखने की कोशिश करी है कि आप इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में लेस देन इक्वल्स टू 729 डेज स्टे इन इंडिया अगर आपका है तो आप RNOR हैं. राइट. अगर आपका नहीं है तो आपकी दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे. आप नॉन रेसिडेंट है इंडिया में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 ईयर्स आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. तो अगर आप वो भी ना करते हैं तो आप रेसिडेंट होंगे, लेकिन अगर आपने वो भी सेटिस्फाई कर दिया, वो ही सेटिस्फाई कर दिया तो आप रेसिडेंट होंगे.
बताइए इसमें कोई इशू है क्या? वी कैन प्रोसीड अहेड। सब बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, हम बाद में वापस लौटेंगे एक बार। Sir, can you please scroll थोड़ा ऊपर? राइट। मुझे बता दीजिए किस में कंफ्यूजन हो रहा है? सर RNOR की कंडीशंस जो है। RNOR की कंडीशन बहुत सिंपल सा बता दूं, मतलब आंख बंद करके जिस पे आप भरोसा कर लीजिएगा। आपको ROR की कंडीशन याद रखिए कि अगर आप 730 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं 7 years immediately preceding the relevant previous year में, मतलब आप 21-22 को छोड़कर उससे पहले के 7 साल में आप 730 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं, तो आप एक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं। और दूसरी कंडीशन है कि आप रेसिडेंट रहे हैं 2 साल या उससे ज़्यादा, राइट? तो आप रेसिडेंट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे, और आप जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो आप ROR होंगे। अभी छोड़ दीजिए, अगर नहीं आ रहा मैं थोड़े टाइम बाद वापस ले आऊंगा। अगर जिसको भी प्रॉब्लम लग रही है एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बाउंसर है ये, जिसे मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कराने का, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। बताइए कोई इशू है? ये वाला भी छोड़ देते हैं, बाद में एक छोटा सा प्रोविजन करवाना है, वो करवा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ और पूछना है अभी? सर एक बार RNOR की फुल फॉर्म बताना। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके। बस कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। रेलेवेंस हम देख लेंगे क्या है ज़्यादा, और रेलेवेंस एक सच ज़्यादा आपको क्वेश्चन में रेदर दिया होना चाहिए, अगर कभी देगा भी तो। रेलेवेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या फर्क पड़ता है अगर आप रेसिडेंट, ये आप लोग साथ के साथ नोटिंग करिएगा। पहला जब आप हैं रेसिडेंट, दूसरा, एक मिनट, पहला आप हैं जब ROR, पहला आप हैं जब ROR, दूसरे हैं आप RNOR, तीसरे हैं आप नॉन रेसिडेंट। इन तीनों चीजों में हम लोग कुछ देखने वाले हैं। देखते हैं क्या है ये। पर्टिकुलर्स, इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड। आप लोग ये साथ के साथ नोटिंग कर लीजिएगा, अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, बट नोटिंग साथ के साथ करिए। और डीम टू बी एक्रूड, क्रूड इन इंडिया। दूसरा, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा पॉइंट है इनकम
accrued income accrued or deemed to be accrued in India but received outside India. Income accrued or deemed to be accrued outside India but received in India. मैं 4 पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ. accrued received India, accrued in India, received outside India, accrued outside India, received in India. 4 पॉइंट हो गए. अभी हम लोग 2 पॉइंट और देख लेते हैं. income accrued or received outside India from a business या profession. Set up in India. सेटअप और दूसरा यहाँ पर एक और वर्ड हम लोग डाल दें, कंट्रोल्ड. ये सेटअप इन इंडिया. राइट. अब बस 2 पॉइंट्स और हैं जिसे मुझे लिखना है. एक जगह पे ही फिर सारा हो जाएगा आपके पास जो पॉइंट ज़्यादा रेलेवेंट होते. 6 income accrued and received outside India in previous year now remitted to India. देखेंगे क्या होता है. एक पॉइंट और है बस.
इनकम accrued और received या एंड ही ले लीजिए, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया in any preceding previous years and later on remitted to India in current previous year. अब एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, अभी हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट देख के छोड़ देंगे पूरा। आपने लिख लिया है, कोई लिख रहा है? प्लीज स्क्रॉल डाउन कर दो। प्लीज। सर आपने 5th पॉइंट में प्रोफेशन के बाद क्या लिखा है एरो डाल के? कंट्रोल्ड या सेटअप इन इंडिया। ओके थैंक यू सर। ओके, कंट्रोल्ड या सेटअप इन इंडिया। एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम not be considered past untaxed income, not be considered as income of current year. मुझे बता दीजिएगा आगे चलना हो तो। सर लास्ट पॉइंट में पास के बाद क्या लिखा है? अनटेक्स्ट। ठीक है, चले आगे। मुझे लगता है चल लेना चाहिए। किसी का कोई हाँ ना, किसी को इशू हो तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे चल रहे हैं।
अगर इनकम कोई इंडिया की सरजमी से कमाएगा तो बिना हमारे टैक्स देश से टैक्स दिए वो जा सकता है, No. सर चाहे वो हमारा अपना हो या चाहे बाहर का हो, राइट? यस सर। ठीक है, तीनों टैक्सेबल। किसी ने हमारे देश में पैसा रिसीव किया और हम उसे Sir, बिना ये NB है? हाँ NB. NR है, नॉन Okay. नॉन रेजिडेंट। NR। किसी ने हमारे देश से पैसा उठाया, हमारे देश में पैसा लिया, हम उसे बिना टैक्स लिए छोड़ देंगे क्या? No. सर राइट? तीनों टैक्सेबल। किसी ने हमारे देश से इनकम एक्रू किया लेकिन रिसीव किया उसने इंडिया के बाहर, उसने कहा काम मैं तेरा इंडिया की सरजमी में कर देता हूँ, मुझे पैसा दे दियो सऊदी में, तू वहां रियाल दे देना, तो क्या करेंगे Taxable. तीनों में? बताइए। आप लोग बताएंगे, अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आप लोग फिर रटने वाले के हिसाब से देखेंगे। अगर आपने काम इंडिया में किया लेकिन पैसा बाहर रिसीव किया तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी या नहीं लेगी? लेगी सर। बिल्कुल ना, चाहे आप तीनों। अब आपने काम तो बाहर किया है लेकिन पैसा इंडिया में रिसीव किया तो क्या होगा? नॉन टैक्सेबल। Non-taxable. नॉन टैक्सेबल। यू आर सेइंग नॉन टैक्सेबल। मतलब बाहर होएगा ग्लोबल आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होएगा. टैक्सेबल तीनों में होगा ना, क्योंकि उसने इनकम बाहर कमाई है लेकिन रिसीव तो हमारे यहाँ करा है ना, राइट? बट सर लास्ट केस में हाँ अपोजिट था इसका तो. हाँ, लास्ट मैं मेन पॉइंट बोलूँ ना, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझा हो तो आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे आपको लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं थी। साफ हमने एक लॉ बना दिया कि भैया अगर इनकम आपने रिसीव किया इंडिया में, चाहे आप जहां मर्जी जो मर्जी करो, हम आपसे टैक्स ले लेंगे, ठीक है? राइट? सर पर थर्ड में तो ऐसा नहीं हुआ ना। थर्ड में आपका इनकम एक्रूड हुआ था इंडिया में, क्योंकि आपने मेहनत आना तो यही किया। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या बात करी थी? इनकम एक्रूड हुआ है इंडिया में तो हम ऑलवेज टैक्सेबल कर रहे थे। आपने भारत की सीमा में आके काम किया है, आपने सर्विसेज दी, आपने सर्विसेज ली है, आपको आपने भारत सरकार के लिए काम किया है, आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका परफेक्ट। इनकम एक्रूड और रिसीव्ड डीम्ड टू बी एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। आप हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, आप हैं भारतीय, वो होता है ना एक फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, आप यूपीएससी से सिलेक्शन लेकर आप गए हैं आईएफएस बनने, और आपको दे दिया है हांगकांग में पोस्टिंग, आप वहाँ पे हमारे दूतावास में एम्बेसी में हैं, तो आप सर्विसेज तो बाहर रेंडर कर रहे हैं लेकिन रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में ना। यहाँ आपका इंडिया में बैंक अकाउंट होगा, वहां पे पैसे दे रहे हैं हम आपको, तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे या नहीं लेंगे? जवाब आपके नहीं आ रहे हैं। Can you please repeat? हाँ, Can you please repeat?
आई एम सेइंग आपको पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? अगर इनकम एक्रूड हुआ है इंडिया में तो हम टैक्सेबल कर देंगे, रिसीव्ड हुआ है इंडिया में तो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो मैं जस्ट फोर्थ पॉइंट में और थर्ड पॉइंट में वही एप्लीकेबल करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इनकम अगर एक्रूड हुआ इंडिया में, चाहे बाहर रिसीव हो रहा हो, हम ऑलवेज टैक्सेबल कर देंगे। फिर हमने बात देखी दूसरे पॉइंट में, इनकम रिसीव्ड हुआ है इंडिया में, फिर चाहे सर्विसेज बाहर रेंडर हो, दैट डजंट मेक द सेंस। पैसा इंडिया से गया है या पैसा इंडिया में आया है, टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट पढ़ लीजिए एक बार। बताइए कोई इशू है? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए बाहर सर्विसेज रेंट कर रहे हैं लेकिन कंपनी इंडिया की है, ठीक है? वहां पर आपका ईएसआई कट रहा है, ईएसआई कंपनी काट रही है आपका, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के। तो कंपनी, हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है और हम टैक्सेबल कर देंगे। कोई इशू नहीं है, आप धीरे धीरे और आएंगे ना तो आपको समझ आएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो मान लीजिए, ठीक है? ओके सर। राइट। मैं इन 4 पॉइंट से भी आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि और पॉइंट अभी हम लोग नहीं डिस्कस करना चाहते, अभी बस इतना लिख के छोड़ दिया है। अभी बताइए किसी को कोई इशू आ रहा हो तो एक बार हम लोग अपना सिलेबस, हमारे किसी ने सिलेबस का स्क्रीनशॉट लिया था क्या? हमारा लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। See, that was our syllabus. That is in fact our syllabus. See, हमारे सब्जेक्ट का नाम वापस ये था, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर देख लिया हमने, असेसमेंट ईयर देख लिया है हमने, पर्सन का डेफिनेशन देख लिया, इनकम का मीन हम लोग आगे देख लेंगे। तो आपको जब अभी आगे और करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बार। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड देयर सिग्निफिकेंस देख लिया है हमने, जीटीआई और टीआई देख लिया है क्या होता है, इनकम। अभी इसमें 4 छोटे छोटे से पार्ट हैं कवर्ड। एक ये टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो हम लोग आराम से देख लेंगे, इसे कोई बड़ा डील है नहीं। इनकम 3 टॉपिक और भी कुछ था। हाँ, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये हम लोग अभी देखेंगे क्योंकि अभी इतना मैच्योर नहीं हुए कि हम लोग ये बाउंसर झेलें, तो आराम से कर लेंगे अभी, ठीक है? हमने एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ा है मैं आपको वो बता देता हूँ। मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज था इसमें, आई बिलीव सरचार्ज भी आपके में नहीं था तो हमने वो भी एक्स्ट्रा पढ़ा है।
मार्जिनल रिलीफ एक्स्ट्रा पड़ा है, सरचार्ज एक्स्ट्रा पड़ा है बिकॉज वो आपका डेली यूज में काम आने वाला है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये पढ़ लिया हमने। और कुछ छूट रहा है क्या, अगर आपको लग रहा हो कि हमने पढ़ा है और नहीं लिखा है यहाँ पे? तो अभी हम लोग अगले यूनिट पे जंप कर रहे हैं। पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। अभी किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए मुझे एक बार। सर एक बार आप वो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला क्लियर कर दोगे? अभी कर दूं या अगली क्लास में कर दूं? अब जैसा बोलोगे वैसा ठीक है, नेक्स्ट क्लास। है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है वो बाउंसर ना हो जाए। तो अभी थोड़ा सा डोज चला गया है, जैसे मार्जिनल रिलीफ हमने लास्ट में जाते हुए खत्म कर लिया था एक बार, लेकिन आज आने के बाद करा तो वो बहुत जल्दी रिकॉल हो गया, राइट? एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी आप सारे लोग एक बार पढ़ कर आइएगा तो वो हो जाएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाला है नहीं। सर आप नोट्स अपलोड कर देना। मैं कर देता हूँ, हाँ जी। ठीक है। और कोई कुछ और पूछना चाहता है? सर एक बार स्क्रॉल करिए। जी शोभा, ये है 4th यूनिट में। ये आपका इलेक्टिव पेपर है ना, तो ज्यादा नहीं पढ़ना होता ना इलेक्टिव में तो। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं? कोई कुछ बताएगा हाउस प्रॉपर्टी का? किसी ने नाम वाम सुना हो? तब ऑलमोस्ट सबने ही सुना होगा। कुछ जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। इशिका, यस सर। आप वो एसेस ले लीजिएगा। ओके सर। ये वाला एक बार पूरा एक बार सेक्शन का ओवरव्यू देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेक्शन 22 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ज़्यादा बस जो सेक्शन रेलेवेंट होगा वो बता देंगे। इसका चार्जिंग सेक्शन लिख लीजिए बस। चार्जिंग सेक्शन है इसका सेक्शन 22। Section 22 charging section of income under head
हाउस प्रॉपर्टी। आज बस हम इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आज ज़्यादा ये बाउंसर वाला नहीं रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग सेक्शन लगाने के लिए, सेक्शन 22 लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमारे लिए। आपको चार्जिंग सेक्शन के लिए आपको चार्जिंग सेक्शन requires three thing या three conditions। पहली, प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हाउस प्रॉपर्टी में आप लोग क्या क्या मानते हैं, क्या क्या आ सकता है? Sale and purchase. सेल एंड परचेज। ओके, मैं आपका लिखता हूँ, आप लोग जो जो बोल रहे हैं, और प्लीज़ एक बार नाम बोल के बताइएगा क्या क्या आ सकता है हाउस प्रॉपर्टी में। So land and building. लैंड एंड बिल्डिंग, और Sir, flats. फ्लैट्स, Sir, farmhouse. ओके Warehouse, factory. ओके, और कोई कुछ और? Shops. शॉप्स, Go down. गोडाउन, और कोई So कुछ? basically any land or building owned by the taxpayer. राइट, ठीक है, हम लोग करते हैं, अभी देखेंगे क्या होता है। तो पहले प्रॉपर्टी का एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टी में आता क्या क्या है। प्रॉपर्टी, बस एक्ट ने बहुत सिंपल बोला है, कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयर टू। एक मिनट, मुझे इसकी स्पेलिंग, property consists of building and land apparent thereto, that is open land, part and parcel of building। देखेंगे क्या मतलब होता है। ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है, मैं इसमें से कुछ चूज़ कर लेता हूँ। किसी ने मुझे बोला था बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया आपने, एक साथ आ रहा है तो कवर्ड होगा, फ्लैट कवर्ड हो जाएंगे, फार्म हाउस हो सकता है, ठीक है। वेयर हाउस अगर आपने, मतलब आपका धंधे के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप शॉप धंधे के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप रेंट पे चढ़ाते हैं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। बट वेयर हाउस टेक्निकली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पीजीपी इन्वॉल्व हो जाता है। मैं एक बार मीनिंग के हिसाब से बताता हूँ क्या आता है, और थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एक बार वो भी देख लेते हैं, पहले दूसरी और तीसरी कंडीशंस भी देख लें हम लोग। कंडीशन नंबर 2, SSC must be owner of such house property। थर्ड पॉइंट,
एसएससी may use property for any purpose. आप लोग ये नोट्स ना अच्छे से बना के रखिएगा, आगे बहुत काम आता है टैक्सेशन। अगर आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह है टैक्सेशन। तो एसएससी में यूज प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस बट नॉट फॉर बिजनेस या प्रोफेशन। यहाँ पर एक चीज़ और है, कैरिड ऑन बाय हिम। अब एक बार बात करते हैं वापस से हमने लिखा क्या क्या है। प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपेरेंट देयर टू। इसमें ओपन लैंड भी आ जाएगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिल्डिंग होगा। देखते हैं आगे होता क्या है इसका मतलब। एसएससी ऑनर ऑफ होना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी का, और तीसरा वो यूज़ कर सकता है एनी पर्पस के लिए, लेकिन बिजनेस या खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो किसी इनकम अंडर हेड सैलरी में नहीं जाए, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, राइट। अब एक बार बिल्डिंग का पहले मतलब देख लेते हैं, बिल्डिंग में क्या क्या आएगा। आप लोगों ने जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से बोला विच वॉज लाइक वेरी गुड। मैं लिखूं तो फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, आपको कहीं पे भी ना दिया रहेगा सीधा, शॉप्स, गोडाउन एंड अदर कमर्शियल प्रमाइसेस। दैट मीन्स आपका वाला भी कवर्ड हो जाएगा, वेयर हाउस वाला। अदर कमर्शियल प्रमाइसेस, अब बात कर रहे हैं, एक पॉइंट और था हमारा, लैंड अपेरेंट में क्या क्या आएगा। लैंड अपेरेंट, कंपाउंड आ जाएगा, कंपाउंड आएगा, गार्डन आ जाएगा, फार्म हाउस दैट मीन्स मोर और लेस, मैरिज हॉल विथ गार्डन। ठीक है, अभी मेन चीज़ जो हमें बात करने वाला था, आप में से कौन कौन हल्दीराम गया हुआ है? मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मुझे ज़रूर बताइए एक बार। कोई हल्दीराम गया है? यस सर। दिवाली में कुछ पैकिंग कराई है आपने? मतलब उनका एक सेट आता है जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, मिक्सचर्स भी होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होता है, कोल्ड ड्रिंक भी होता है। कभी लिया है आपने? यस सर। आपने कभी उसका बिल देखा है पॉल में? Sir, I guess I'm not sure, but it's around 800 or something. ओके, आपने उसका बिल देखा होगा, मतलब जिसने भी अगर देखा हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो ना एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग बिल करे होते हैं। मतलब एक बास्केट लिया आपने, 800, 1000 रुपये, 1600 रुपये, 2000 रुपये का जो भी अमाउंट था, लेकिन उसका बिल वो लोग एक एक आइटम का अलग करते हैं। से मान लीजिए उसमें लेस इंक्लूड है, तो लेस का बिल वो 10 रुपये का अलग कर रहे होते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक का है तो उसका बिल अलग कर रहे होते हैं, बिस्किट है तो उसका बिल अलग कर रहे होते हैं। किसी ने देखा है, अगर बिल पे नज़र गई हो कभी?
जबकि आप तो एक बास्केट ले रहे होते हैं। चलिए छोड़िए, ये वाला एग्जाम्पल हटाते हैं, दूसरा पूछता हूँ मैं। कभी आप पेंटालून्स में गए और वहाँ आपने कपड़े खरीदे और उसके बाद आपको कैरी बैग लेना होता है, तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं क्या? अब किसी भी ब्रांड की Yes, बात sir. देने पड़ते हैं, They charge 5 rupees, I guess, extra for the bag. राइट। ठीक है, मेरा एक बहुत प्यारा सा सवाल है कि जब आप बिल करा रहे होते हैं तो वो थैले का अलग बिल करता है या उसी में कर देता है? ठीक है, मैं इसे अलग करते हैं। अलग करते हैं। रीज़न बताता हूँ पलक, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई खादी का आइटम है तो उसके ऊपर टैक्स या तो है नहीं बिल्कुल, और है तो 5% के रेट का है, ठीक है, कोई भी अगर ऐसा आर्टिकल है। और जब आप कपड़े ले रहे होते हैं तो वो 18% 12% के रेट का है। तो वो या तो एक टैक्स बचाने का पर्पज़ होता है। मैं जब आपको हल्दीराम का एग्जाम्पल दे रहा था तो एक्चुअली मैंने किसी के लिए गिफ्ट ख़रीदा, तो मैंने देखा कि नॉर्मली ना जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग टच कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का ओवरव्यू लेते रहेंगे क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो आप लोगों ने कभी जीएसटी में ठीक है, जीएसटी में जो रेट होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जीएसटी का ओवरव्यू, जब भी एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें कंपोजिट सप्लाई और दूसरा होता है मिक्स सप्लाई। मैं अपना आपको हल्दीराम वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बेसिकली उस बिल में क्या हुआ, उस बिल में चिप्स थे 20 रुपये का और इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स था 5% का। जब सॉफ्ट ड्रिंक आया तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेशन था 28% का। उसके बाद जब मैंने उसमें से मान लीजिए LIKOU करके आगे मैंने करा, वो लिया, तो उसमें आप लोग जानते हैं वैट लगता है आइडिया? यस सर। यस सर। ठीक है, बट वहाँ तो मिलता नहीं, तो ये हटा देते हैं हम। तो सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट वगैरह मिलके सबके अलग अलग टैक्स रेट है। मेनली जीएसटी के 5%, आपने रेट सुना होगा 12%, 18%, 28%, और प्लस अगर आप कोई लग्जरियस गाड़ी ले रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स चला जाता है, राइट? सर 0% नहीं आएगा? 0% ले लीजिए, एग्जम्प्टेड सप्लाई ले लीजिए। फिर बेसिकली 0%, आप पूछोगे कि सर ये 0% और एग्जम्प्टेड सप्लाई में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं टेक्निकली नहीं बता रहा हूँ, बस 0% जब आप माल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उन केसेस में रहता है, राइट? तो मेनली 0% का फंडा ये है। और एग्जम्प्टेड मतलब एग्जम्प्टेड कि जैसे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है खादी को, क्योंकि मोदी जी ने पहनना शुरू कर दिया तो खादी प्रमोट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से उठा के टैक्स रेट हटा दिया। या गवर्नमेंट ने बोला कि यार आटा दाल चावल पे तो हम नहीं लगा सकते बिकॉज दिस इज़ द नेसेसिटी, राइट? तो एग्जम्प्टेड सप्लाई में वो आ गया, ठीक है? तो मेनली टैक्स रेट हमारे ये हैं। अगर आप बात करें ये भी हैं, आप गोल्ड कभी लेने गए हैं तो आपको टैक्स रेट क्या लगता है गोल्ड में? किसी को कुछ ध्यान है? टॉपिक से दो वी आर डाइवर्टिंग, बट ठीक है, हमारे सिलेबस में जीएसटी है तो हल्का हल्का हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं ठीक है, गोल्ड पे भी सेम मान लीजिए 1% या 2% का टैक्स रेट है। एक फिर अलग कॉन्सेप्ट कर कर आता है कंपोजिट टैक्स पेयर। मेनली ये होटल इंडस्ट्री में तो नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा खाने वाले होते हैं वो लोग करते हैं ये।
तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अपना हल्दीराम वाले बिल पे। तो हल्दीराम वाला आप लेस का अलग रेट लगाता है, सॉफ्ट ड्रिंक का अलग लगाता है, ड्राई फ्रूट्स का अलग लगाता है और बाकी चीज़ों को अलग लगाता है। अगर वो अलग नहीं लगाए तो क्या होगा? तो उसे मिक्स सप्लाई ट्रीट किया जाता है और जो हाईएस्ट टैक्स रेट होता है वो आपका जीएसटी पे लग जाता है। अब आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों? तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक और बिल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने घर में शादी के लिए 10,000 साड़ियों का ऑर्डर करा कि हम लोग साड़ियाँ बांटेंगे भी। तो आपने साड़ियाँ से 500 रुपये की ले ली, पर साड़ी 500 रुपये की आपको पड़ी और आपने कितने लोगों का भला कर दिया? 50 लाख रुपए का भला हो गया या 5 लाख का भला हो गया आपका। उसके बाद अब ये 10,000 साड़ी आप हाथ में तो उठा के ला नहीं सकते, या ला सकते हैं? कोई ला सकता है? नो सर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिक्शा लेबर है, रिक्शा या लेबर, मान लीजिए ये सारा लेबर वही अरेंज करा के दे रहे हैं। तो वो जब 5 लाख के ऊपर जब ये लेबर का चार्जेस जोड़ रहे होंगे ना, तो मान लीजिए 5,01,000 रुपये बनता है। तो अब वो जीएसटी किस पे लगाएंगे? वो अब जीएसटी लगाएंगे आपका इस वाले अमाउंट पे। दिस इज कॉल्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ सप्लाई, मेन सप्लाई। अगर आपने कभी प्रिंटिंग का कोई बिल देखा हो या आप थैला खरीद रहे हो, उसमें अगर डिज़ाइनिंग का चार्जेस आपने जोड़ा तो वो छोटा सा अमाउंट होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, लेकिन टैक्स उसके ऊपर भी लगता है। आप लोग अगर कहीं पे रिकॉल कर पा रहे हो तो बड़े अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, तो जीएसटी जो लगेगा वो 12%, 5,01,000 पे लगेगा। दिस इज कॉल्ड पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेन सप्लाई। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है जो हम पढ़ रहे थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे इस पॉइंट के लिए, ओपन लैंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिल्डिंग। मान लीजिए एक आपकी बहुत बड़ा एक आपने बिल्डिंग बनाई है और उसके बाहर आपने बहुत बड़ा ग्राउंड बना रखा है। आप कह रहे हैं कि ये मैंने पूरी बाउंड्री बना रखी है क्योंकि मेरे बिल्डिंग के लिए है। हम बोल रहे हैं कि खाली बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ओपन लैंड ले रखा है आपने अपनी बिल्डिंग के लिए, तो वो कवर्ड होगा। ये चीज़ समझाना था बस मुझे। बताइए, कुछ कन्फ्यूज़न है किसी को? मतलब अगर आप पुराने ज़माने में फिल्में देखते होंगे, या मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखिए। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग एक ही होती है, लेकिन उसके आसपास बहुत बड़ा कैंपस होता है जहाँ हम लोग गार्डन में बैठ पाते हैं, घूम पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो वो वाला एरिया भी कवर्ड है। दो आप वो बोलेंगे सर यहाँ पे भी कवर्ड हो जाता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे भी कवर्ड है। बताइए, कोई कंफ्यूजन है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, कोई है क्या? किसी को कोई इशू है, कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। नो सर। क्या बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? आप लोग अगर प्रैक्टिकली कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मतलब अगर टैक्सेशन से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब मे बी शायद हम लोग डिस्कस करके कर पाएँ, और तभी क्लास ज़्यादा इलेक्टिव का मेन रेलेवेंस यही रहेगा फिर।
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड बनता है वो कैसे हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे, हाउस मतलब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। अब हम लोग वो वाली चीज़ एक बार देखने वाले हैं। से अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन, आप लोग ये नोटिंग करिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पहले आता है यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हम लोग देखेंगे सेक्शन 23 से। देन इसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्सेस, ये हमारा माइनस होने की बात कही गई है प्रोविजर टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में। ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से अगर आप माइनस करेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, या इसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन करके। यह आपको वर्ड दो जगह मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर हेड सैलरी, अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। 40,000 रुपये नॉर्मली सैलरी में मिलता है, देखेंगे आगे होता क्या है। ये मिलेगा 30% ऑफ NAV, और इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 24A। बस जितना ये है यही सारा ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। उसकी बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, फॉर कंस्ट्रक्शन या परचेज या एक्सेट्रा कर लीजिएगा, सेक्शन 24B। ये दोनों आपका माइनस हो गया, आपका आ गया इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। मुझे बता, किसी का नोटिंग बाकी है? यस सर। प्लीज प्लीज कर लीजिए जल्दी। सर ये क्या लिखा है म्युनिसिपल टैक्सेस के पहले? लेस, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, एक्चुअली डिवाइस ऐसा है तो अच्छे से नहीं लिखा जाता। LESS। सर ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए एक बारी। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक परचेज एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 24B। देन आपका आ जाएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये माइनस होने के बाद। सर स्टैट्यूटरी आगे क्या है? डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, डिडक्शन की स्पेलिंग गलत है।
हो गया सबका? यस सर। किसी का बच्चा है तो बता दीजिए एक बार। तो लास्ट में क्या लिखा है? इनकम अंडर? हेड HP हाउस प्रॉपर्टी। ओके। अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, बस आपको एक कार्टून सा बना के दिखाना है, वो बस आप साथ के साथ मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें आपको स्टेप 1, 3 स्टेप हम लोग करेंगे, वो देखना एक बार। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, और जो भी हायर होगा, H लिख देते हैं इसको, वो वैल्यू हम लोग उठाएंगे, तो वो आगे जाएगी हमारे पास। फिर हम आएंगे स्टेप 2, हायर वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1, उसमें से हम लोग कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेट का, STANDARD, स्टैंडर्ड रेट या रेंट। अब पहले हमने हायर लिया था, अब लेंगे लोअर, तो L से डिनोट करते हैं, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। जो ये एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस हटा देते हैं, स्टैंडर्ड रेंट, और दूसरा अभी हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट, या रिसीवेबल जो भी होगा, रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, रिसीव्ड या रिसीवेबल। ये हो गया हायर, दैट इज H, और जो ये आएगा ये हमारा बनेगा GAV। लिख पाए हैं सारे? आगे हम लोग देखेंगे फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल रेंट क्या होता है, लेकिन अभी नोट कर लीजिए बस।
कर लिया नोटिंग सबने? यस सर। एक एग्जाम्पल है, वो एक मैं करूँगा, एक आप करिएगा। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 आप लोग करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग दो चीज़ का कंपैरिजन किस किस का करते हैं? कोई बताएगा ताकि सर आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट। हाँ बिल्कुल, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, इन दोनों का क्या लेते हैं हम लोग? हायर वैल्यू। स्टेप 2 में क्या करते हैं? हायर फ्रॉम स्टेप 1, और इसका कंपैरिजन किससे होता है? स्टैंडर्ड रेंट। राइट, स्टैंडर्ड रेट। ये क्या लेते हैं, हायर या लोअर? लोअर। लोअर। राइट। स्टेप 3 में ये वैल्यू का क्या नाम बोलते हैं हम लोग? एक्सपेक्टेड रेंट। राइट। स्टेप 3 में एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल? एक्चुअल रेंट लिख देते हैं रदर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउस 2 का पहले आपको देते हैं। मेरा म्युनिसिपल वैल्यू है एक प्रॉपर्टी का, या म्युनिसिपल जो भी है, 80,000 रुपये। उसका फेयर रेंट है 90,000 रुपये, और उसका स्टैंडर्ड रेंट है नॉट एप्लीकेबल है। एक्चुअल रेंट है उसका, आप रिसीव्ड बोल लीजिए चाहे रिसीवेबल बोल लीजिए, रिसीव्ड या रिसीवेबल वो ले लीजिए आप। 72,000। फाइंड GAV। एक सर 90,000। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग कर लीजिए, एक बार मैसेज में छोड़ेगा। सर आपने क्लास रिकॉर्ड की है? नहीं, ओके सर। टाइम से आया करो, रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है? हाँ जी सर। सुरभि का है 90,000, पलक का है, और उत्कर्ष है शायद। यस, 3 के 90,000 आया। शोभा का आया, दिविजा का आया, स्नेहा का आया, तान्या का भी आ गया, मानस या मानसी, मानस, साहिल, श्रुति, अनमोल, सबका मोर और लेस वही आ रहा है। तो हाउस 1 का भी बताइए फिर साथ के साथ। अब माहिका के बाद किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, बच्चे तो बहुत सारे हैं। पलक, सुरभि, उत्कर्ष, नाइस। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। तान्या, देव, मानस, शिवम, निष्ठा, मुकुल, माहिका, स्नेहा, दीपाक्षी, प्रतीक, गौरी, अनुष्का, शोभा। वापस फिर रिपीट होना है, ठीक है?
हाउस 1 एंड हाउस 2. फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, इन दोनों मैंने कंपैरिजन किया तो मेरा पहले का था 60, दूसरे का है 55. मैं इसमें से लेता हूँ हायर, तो मेरा आया 60. फिर मैंने 60 और स्टैंडर्ड रेट का कंपैरिजन करना है, तो 60 और स्टैंडर्ड रेट है मेरा पहले 75. इन दोनों में लोअर लेना है, 60 आया. इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट. ये मेरा था 60 और दूसरा मेरा रेंट रिसीवेबल कितना है? 72. तो मेरा हायर आ गया, हायर लोअर 72,000. सबका 72 आ रहा है. नाइस. दूसरा था 90 और म्यूनिसिपल रेंट कितना है इसका? 80. बताइए इसमें पूरे में किसी को कोई इशू है क्या? नो सर. राइट. स्टैंडर्ड रेट नॉट एप्लीकेबल, तो 90 आ जाएगा. एक्सपेक्टेड लोअर, फिर 90 और 72 का कंपैरिजन होगा, विच एवर इज हायर, तो 90. सो मेरा GAV आ गया. तो आज की क्लास इतनी रखनी है, थोड़ा सा और चलना है आगे? सर इतनी. सर नेक्स्ट क्लास पक्का. Thank you for everyone's cooperation, and that's all for the today. Thank you so much. Thank you, sir. सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, Shubha. थैंक यू सर. Thank you, Deepti. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं. वंश, कुछ पूछना है आपको? Sir, I have a doubt in that marginal relief question. अच्छा, बताइए क्या इशू है? So can you please open that question first? Like I want to ask one thing only. या प्लीज, कोई नो इशू एट ऑल. मार्जिन वंश. जी, ऊपर करना है और No sir. यहाँ से ऊपर. नहीं ये सर एक्चुअली आपने ये 32,93,000 ये कैसे आया? 32,90,000 मैंने ना मार्जिनल रिलीफ माइनस किया इसमें से. अब आप पूछेंगे मार्जिनल रिलीफ कहाँ से आया? नहीं वो रिलीफ तो आ गया, हाँ, पर जैसे आप माइनस करोगे तो 32 थोड़ा आएगा. 33 में से आप 03 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एक बार माइनस करके देखिए. सर आई गेस वो 63 है. 03 आप एक बार टोटल करिए. और किसी का कुछ है? नहीं बस ओके सर. ओके वंश, थैंक यू. थैंक यू. और कोई कुछ और पूछना चाहता है? तान्या, आपका है कुछ? तनीषा, आदित्य, कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है? क्लास इज ओवर नाउ. एंड सर जो आपने लास्ट क्लास में नोट्स अपलोड किए थे वो ओपन नहीं हो रहे. क्यों?
वंश मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से जब भी करेंगे तो हो जाना चाहिए। नहीं वो एक्चुअली ना रोटेट हो रहा है, मतलब सर्कल घूम रहा है पर वो लोड नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब हाँ जी। तो क्या सॉल्यूशन है इसका भी? आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे? आप मुझे राइट अवे पिंग करिए, मैं अभी डालता हूँ आपको। ठीक। ठीक है, और किसी का कुछ है? ठीक है, थैंक यू।